माइनिंग ज्ञान पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज देखेंगे, है ना, और उससे रिलेटेड कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर में, वो चीज़ें भी हम देखेंगे। इसके साथ ही यह भी देखेंगे कि हम किस प्रकार से कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस बना सकते हैं, है ना। तो हमारा भी एक व्यू होना चाहिए, तो उस हिसाब से भी हम अपने लेक्चर्स को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हमेशा की तरह कैसे आता है, उड़न खटोले पे, है ना। चैप्टर नंबर 9। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा अटकते हुए लेकिन आ चुका है। तो when owner, agent or manager of a mine take proceeding against any person employed in a mine in respect of an offense, then they shall report to dash about the result। बोलता है कि अगर ओनर, एजेंट और मैनेजर ने, किसी भी बंदे ने अगर माइंस में कोई भी गड़बड़ी कर दी या माइंस में किसी भी प्रकार का ऑफेंस किया है, तो उस केस में उसके अगेंस्ट जो सुनवाई होती है, जो केस चलाया जाता है, जो प्रोसीडिंग्स होती है बेसिकली, तो उसकी रिपोर्ट मतलब उसका प्रोसीडिंग्स होगी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, तो उसकी रिपोर्ट वो किसे देते हैं? रीजनल इंस्पेक्टर को देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि चीफ इंस्पेक्टर को, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चीफ इंस्पेक्टर को उस केस में रिपोर्ट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि ये बोलता है विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ जजमेंट ओनर शैल रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन टू द सीआईएम। ठीक है, ओनर जो है तो चीफ इंस्पेक्टर को रिपोर्ट तो देगा, लेकिन जजमेंट के कितने दिनों के भीतर, मतलब जिस दिन भी जजमेंट हो जाता है उसके कितने दिनों के भीतर चीफ इंस्पेक्टर को इसकी रिपोर्ट देगा? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर 28 दिन के भीतर उसको रिपोर्ट दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 21 डेज के भीतर भीतर उसकी जजमेंट की रिपोर्ट, जिस दिन भी जजमेंट आता है उसके 21 दिन के भीतर उसकी रिपोर्ट जो है तो चीफ इंस्पेक्टर को चली जानी चाहिए। किसके द्वारा भेजी जाती है? ओनर के द्वारा भेजी जाती है, ठीक है। अगला बोलता है कि प्रोसीडिंग्स कौन लेगा, मतलब कि अगर माइंस में किसी ने भी बंदे ने, अगर मान लीजिए माइंस में कोई बंदा जॉब कर रहा है और उसने किसी प्रकार का जुर्म किया है, ऑफेंस किया है, कोई नियम तोड़ा है ना, या फिर जैसा ओनर, एजेंट और मैनेजर ने डायरेक्शन दिया था उसके बेसिस पे उसने काम नहीं किया है, तो इसकी प्रोसीडिंग्स कौन लेगा, इसकी सुनवाई कौन करेगा ऐसे केसेस की? तो ओनर करेगा या फिर एजेंट करेगा या मैनेजर या फिर इनमें से सभी करेंगे? तो इनमें से सभी जो है तो इसकी सुनवाई करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन। मतलब कि माइंस में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि वो गलतियां ना करे, है ना, या फिर किसी भी चीज का मिसयूज ना करे। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? आ, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो विलफुली मिसयूज एनी अप्लायंस, मतलब कि किसी भी अप्लायंस का जानबूझ के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब कौन सी बात कही गई है? तो विलफुली निग्लेक्ट टू मेक यूज ऑफ एनी अप्लायंस फॉर सिक्योरिंग हेल्थ, जानबूझकर कभी भी ऐसे अप्लायंस का यूज करने से मना नहीं करेगा जिससे कि हेल्थ में बेनिफिट मिलता हो। विलफुली मेक एनी डिसीजन इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में जो है तो कोई भी डिसीजन जो है तो ले सकता है वो, ठीक है। तो आपका ये ध्यान में रखना है। मतलब मैं ऑब्लिगेशन वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ऑब्लिगेशन वाला सेक्शन आपको अभी दिखाऊंगा उसमें क्या क्या चीजें कही गई हैं। एंड मतलब विलफुली विदाउट रीजनेबल कॉज डू एनीथिंग लाइकली टू एंडेंजर हिमसेल्फ और अदर्स, मतलब कि बिना कारणवश ऐसे काम नहीं करेगा जिससे कि उसको जो है तो उसकी जान को खतरा हो या फिर दूसरे की जान को खतरा हो। तो ये आपको यहाँ पे इतने ऑप्शंस दे देता है। तो उस सेक्शन में कौन सी बात कही गई है हम एक बार उसको भी देख लेते हैं, तो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी थोड़ी। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन,
कितने गया, ये रहा। सेक्शन नंबर 72 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन अ माइन। तो ये चीजें उसमें कही गई हैं बेसिकली, ये 3 पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं। तो इन 3 पॉइंट्स के अलावा, ठीक है, जो है तो पर्सन को जो है तो ये काम, इस 3 के अलावा जो है तो इन तीनों काम में ध्यान रखना चाहिए, या फिर इसके अलावा जो भी ऑप्शन होता है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर इमरजेंसी के केस में जो है तो वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, ये बात तो है, करेक्ट है। बट इसमें ये आता है कि भाई ये ऑब्लिगेशंस के सेक्शन जो है तो सेक्शन नंबर 72 में ये इंक्लूडेड नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि बोलता हु विल मेक द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट ओनर एजेंट और मैनेजर इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस। अगर मान लीजिए ओनर एजेंट और मैनेजर किसी भी प्रकार की गलती करती हैं या नियम या कानून के को तोड़ते हैं, तो उस केस में उनके अगेंस्ट जो है तो प्रोसिक्यूशन कौन करेगा, या फिर यूं कहे कि सुनवाई कौन करेगा। तो रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर या फिर कमिटी, इनमें से कौन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके अगेंस्ट सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि ये बोलता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसी सुनवाई करनी है ओनर एजेंट और मैनेजर के खिलाफ, तो उसको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। रीजनल इंस्पेक्टर की, चीफ इंस्पेक्टर की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, या सभी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, या किसी की भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज, है ना। मतलब उसको किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इन्होंने गलती की है तो उनके खिलाफ ये केस दायर कर सकता है, मुकदमा चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एम्पावर्ड। कोई गड़बड़ हो गई क्या, चल रहा है, ठीक है। कैन बी एम्पावर्ड टू अज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर ऑफ अ माइन। मतलब कि इनमें से किसको यह कहा जा सकता है कि भाई आप माइंस के ऑनर हैं, मतलब किसको एज अ ऑनर ऑफ अ माइन हम पावर्स दे सकते हैं। ठीक है, माइंस के ऑनर की पावर्स हम किस बंदे को दे सकते हैं, तो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को दे सकते हैं, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस, या फिर मैनेजर को दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टर को दे, जो भी डायरेक्टर्स हैं अपनी कंपनी के, उसको उनको दे सकते हैं, या फिर इनमें से सभी को दे सकते हैं। मतलब जिसका आपको मन हो उसको आप पावर्स दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस, किसी को भी दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि ये बोलता है व्हाट आर द, अब देखो इससे रिलेटेड ना, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड हम थोड़ा सा देख ले तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारा। रेगुलेशन मतलब एक्ट क्या कहता है, ये देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ ऑनर, इसमें सीधे सीधे बोल के रखा है किसी भी फर्म, किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, किसी भी कंपनी, या फिर किसी भी पार्टनर को नॉमिनेट किया जा सकता है ना। कोई भी मेंबर हो सकता है, कोई भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब किसी को भी, या फिर मैनेजर भी हो सकता है कि भाई उसको ऑनर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम दे सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि ये बोलता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड एज ऑनर ऑफ अ माइन। मतलब अगर किसी बंदे को माइंस का ऑनर हम नॉमिनेट कर रहे हैं, तो उसको कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। तो बेसिकली वो मैनेजमेंट का एक्चुअल इंचार्ज होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट का एक पार्ट होना चाहिए। दूसरा, वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब भारतीय नागरिक होना चाहिए वो बंदा। तीसरा बोलता है कि उसको शेयर में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स उसको मिले हो, तभी उसको ओनर माना जाएगा। या फिर इनमें से सभी चीजें जरूरी है, कंपलसरी है एक बंदे को अगर ऑनर बनना है किसी माइंस का। तो दिस इज द डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड हम अपना सेक्शन देख लेते हैं, और सेक्शन में हमारे क्या बोलता है। तो हमारे सेक्शन नंबर 76 में यही बात कहता है कि जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए,
वो एक्चुअल में इंचार्ज होना चाहिए मैनेजमेंट का, सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स उसके का होल्डर होना चाहिए, चाहे वो कोई फर्म हो या एसोसिएशन हो या कंपनी हो, उसमें शेयर होल्डर वो अच्छा खासा लार्जेस्ट शेयर होल्डर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका चलो ऑप्शंस डाल दूंगा बाद में, क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से उतर गया। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following persons cannot be held guilty of contravention of any provision of the law? मतलब कि अगर मान लीजिए कोई भी लॉ का क्या हो रहा है, मतलब कोई भी लॉ टूट रहा है ना, कोई भी नियम तोड़ा जा रहा है, तो उस नियम के टूटने पर इनमें से किस बंदे को जो है तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा या फिर यूं कहे अपराधी नहीं माना जाएगा, ऑनर को, एजेंट को, मैनेजर को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या होता है, देखो सीधे सीधे ये बोल के रखा है कि ऐसे किसी भी बंदे को, माइंस में अगर आपके किसी भी प्रकार का नियम या कानून तोड़ा जाता है, तो ऐसे किसी भी बंदे को मुजरिम नहीं माना जाएगा या फिर जिम्मेदार नहीं माना जाएगा जो कि माइंस के डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, माइंस के डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है, उस बंदे को हम कभी भी गिल्टी नहीं मानते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता ये ऑप्शन भी दे दे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब जैसे कि ओनर, एजेंट और मैनेजर, ये तीनों तो डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो तो कभी कभार रिपोर्ट लेते हैं, उनको नहीं मतलब है आपकी माइंड्स में क्या काम चल रहा है, उनको नहीं मतलब है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि बोलता है द एक्ट हैज मेड अ प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग एन ओनर हु कैन इवन बी अ मैनेजर ऑफ द डैश। एक्ट में एक प्रोविजन है कि किसी भी मैनेजर को जो है तो हम एज एन ऑनर नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वो किसी भी अब वो कहाँ कहाँ की, मतलब वो किस कंपनी के मैंने, मतलब कंपनी हो गया, फर्म हो गया, एसोसिएशन, आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ऐसे समझिए, कंपनी हो गया, फर्म हो गया और एसोसिएशन हो गया। अब इनमें ये एक बंदा है जो कि एज अ मैनेजर काम कर रहा है, तो क्या मैं उसे एज अ ऑनर भी एज्यूम कर सकता हूँ? ठीक है, तो इनमें से किस चीज में काम करने पर उसे, उस बंदे को, मैं एज ए मैनेजर काम ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन क्या मैं उस इनमें से किस कंपनी, एसोसिएशन या फर्म में काम करने वाले मैनेजर को मैं एक ऑनर की तरह नॉमिनेट कर सकता हूं? तो इनमें से सभी में किसी में भी काम करे, अगर वो बंदा एलिजिबल है, ऑनर के लायक है, तो उसको जो है तो ऑनर, एज एन ऑनर हम जो है तो नॉमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ओनर, एजेंट और मैनेजर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ सर्टेन केसेस। मतलब कि बोलता है कि निम्न में से किस सेक्शन में ओनर, एजेंट और मैनेजर को कुछ केसेस के में जिम्मेदार ठहराने से जो है तो बचाने की बात कर रहा है, एग्जाम किया गया है। तो एग्जाम्पशंस के लिए मतलब कि अगर ऑनर, एजेंट और मैनेजर को एक बचने का मौका दिया गया, मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि यार माइंस का ऑनर, एजेंट और मैनेजर ही हर बार जिम्मेदार ठहराया जाएगा चाहे गलती किसी की भी हो। तो इनको एग्जाम्पशन दिया गया है माइंस एक्ट में कि अगर ये प्रूव कर देते हैं कि यार हमारी गलती नहीं थी, उस बंदे की गलती थी जिसने भी ये काम किया है, तो उस केस में ये बात किस सेक्शन में कही गई है? सेक्शन 76, 77, 78 या 79 में कही गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेक्शन 77 में इसके बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कि ये बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल बी एक्विटेड फ्रॉम द ऑफेंस। मतलब कि निम्न में से कौन से ऑफेंस में जो है तो ओनर, एजेंट और मैनेजर को किसी भी ऑफेंस का या फिर किसी भी गलती का जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, है ना? तो किस ऑफेंस में जो है तो ऐसे ऑफेंस जो कि उसकी नॉलेज के बिना हुए हैं या उससे
पूछे बिना हुए हैं या उसको कन्विंस किए बिना हुए हैं, या इनमें से सभी किसी कोई भी ऑफेंस हो, ओनर एजेंट और मैनेजर को उसमें जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ये सारे ऑफेंसेस ही ऐसे हैं जिनमें कि ऑनर एजेंट और मैनेजर को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। अगर ऑनर एजेंट और मैनेजर के नॉलेज, कंसेंट और कन्विंस से है कोई भी ऑफेंस, उनके कन्विंस के कारण हुआ है, तो फिर उस केस में उनको जिम्मेदार माना जाता है या ठहराया जाता है, अदरवाइज नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कि बोलता है विद इन व्हाट टाइम प्रोसिक्यूशन हैज टू बी लॉन्च। अब बोलता है कि अगर मान लीजिए किसी भी बंदे के ऊपर प्रोसिक्यूशन हुआ, किसी के ऊपर भी केस दायर करना है आपको, आपने उसकी गलती पकड़ी है ना, जिस दिन भी उसने गलती की है आपने उसकी गलती पकड़ी, या फिर जिस दिन भी आपको गवर्नमेंट से आपने परमिशन लेनी कि हाँ अब मुझे इसके ऊपर केस चलाना है, ठीक है, और या फिर आपने रिपोर्ट तैयार कर ली, भाई आप पूरे ऑफेंस पता चल गया था कि हाँ इसने गड़बड़ी तो की है, तो आपने इंक्वायरी बैठाई, फिर रिपोर्ट तैयार किया, रिपोर्ट जिस दिन भी आपकी पब्लिश हो जाती है, तो इनमें से आपका टाइमिंग बोल के बता के रखा हुआ है आपका माइंस एक्ट में कि इतने ये होने के इतने समय के भीतर भीतर आपको जो है तो उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो है तो केस दायर कर देना है। तो कितने समय के भीतर, तो अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसके 6 महीने के भीतर, है ना, जिस दिन भी आपको, जिस दिन भी वो गलती करता है, जिस दिन भी ऑफेंस करता है उसके 6 महीने के भीतर। गवर्नमेंट से उसके अगेंस्ट जो है तो प्रोसिक्यूशन रन करने का जिस दिन भी रिसिप्ट मिलता है तो उसके 3 महीने के भीतर केस दायर कर देना है। और जिस दिन भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है उसके 1 साल के भीतर भीतर आपको केस दायर कर देना है, या इनमें से सारी कंडीशन ही ट्रू है। तो आपका इनमें से सारी कंडीशन ही ट्रू है, ठीक है, तो निम्न में से कोई सी भी चीज होती है तो उसके इतने समय के भीतर आपको जो है तो केस फाइल कर देनी है उस बंदे के ऊपर। उसके बाद अगर आप केस फाइल करते हैं तो इट विल बी ऑफ नो यूज, ठीक है। सो हमारी इस फील्ड में या एमसीक्यूज में ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस द पर्सन विल नॉट बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 63। मतलब निम्न में से कौन सी गलती करने पर सेक्शन 63 के तहत उस बंदे को जो है तो किसी बंदे को जो है तो सजा नहीं होगी, दूसरे सेक्शन के तहत सजा होगी। तो अब इंस्पेक्टर को अपनी ड्यूटीज करने से अगर कोई रोकता है, इंस्पेक्टर को कोई सुविधा देने से मना कर देता है, किसी भी बंदे को जो है तो एग्जामिन करने से रोका जाता है कि भाई तुम एग्जामिन करवाने से मना कर दो कि हाँ तुम एग्जामिन नहीं करवाओगे, या फिर कोई भी प्लान, नोटिस या रिपोर्ट देने से मना कर देता है इंस्पेक्टर को, तो उस केस में मतलब प्लान, नोटिस और रिपोर्ट देने से अगर मना कर देता है तो उस केस में भी आपका क्या होता है कि मतलब सेक्शन 63 के तहत आएगा कि नहीं आएगा। प्लान्स, रिपोर्ट और नोटिस का मैं एक बात बता दूं इस वाले में, पूरा नहीं लिखा मैं, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था इसमें कि भाई आपका सही तरीके से आप नहीं बना रहे हो या आप बना ही नहीं रहे हो। मिशन टू फर्निश मतलब उसको रेगुलरली अपडेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप रेगुलरली प्लान्स, नोटिस और रिपोर्ट्स को अपडेट नहीं करते हो। तो उसकी बात कर रहा है कि भाई अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हो तो क्या ये भी सेक्शन 63 के तहत एक ऑफेंस माना जाएगा? तो बिल्कुल सेक्शन 63 के तहत इसको एक ऑफेंस नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तो फिर बताइए कि आपका ये जो है तो किस सेक्शन के तहत एक जो है तो ऑफेंस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कि बोलता है इन विच सेक्शन एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज पनिशेबल। किस सेक्शन के तहत अगर आप माइंस में 18 साल से कम उम्र के बच्चे को जो है तो बंदे को जो है तो आप अगर एम्प्लॉय करते हो तो किस सेक्शन के तहत ये पनिशेबल है? 67, 68, 69 या 66 के तहत? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेक्शन 68 के तहत जो है तो पनिशेबल माना गया है इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें क्या बोलता है व्हाट इज द पनिशमेंट इन केस ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। अगर आप कोई बंदा जो है तो रिकॉर्ड्स, फॉल्स रिकॉर्ड बनाता है या फॉल्स स्टेटमेंट्स देता है तो उस केस में उसकी पनिशमेंट क्या होती है? 3 मंथ की इम्प्रिजनमेंट, या फिर 1,000 फाइन, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई भी। तो इनमें से कोई भी हो सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है।
तो कुछ भी हो सकता है, तो इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कि बोलता है कॉन्ट्रवेंशन ऑफ ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 22 और 22A आर पनिशेबल अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन। सेक्शन नंबर 22 और 22A के तहत जो है तो अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उस केस में आपको जो है तो जो भी ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, इनके इनके ऑर्डर्स में अगर कोई भी कॉन्ट्रोवेंशन है, ठीक है, तो उसके तहत इसके अंडर में इन सेक्शंस में अगर आप कोई भी गड़बड़ी करते हो तो उसके तहत आपको पनिशमेंट किस सेक्शन के तहत दी जाती है। तो सेक्शन 72A, B, C या D के तहत आपको पनिशमेंट दी जाती है, तो सेक्शन नंबर 72B के तहत आपको पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें क्या बोलता है पेनल्टी इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंट्रोवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉज विल बी पनिशेबल अंडर विच सेक्शन। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी भी नियम के लिए कोई पेनल्टी या पनिशमेंट जो है तो डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, कि आपने नियम तोड़ा, लेकिन इस नियम के लिए तो कोई भी पनिशमेंट ही नहीं बताया गया हमें सेक्शन एक्ट में, तो आप बोलोगे कि मैं तो नियम बिंदास तोड़ूंगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए भी सीधे सीधे गवर्नमेंट ने एक सेक्शन में बोल दिया कि अगर नहीं बना के रखा हमने तो आपको जो है तो इसके तहत सजा दी जाएगी। तो किस सेक्शन के तहत सजा दी जाती है, 72, 74, 73 या 71 के तहत सजा दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सेक्शन नंबर 73 में इस बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें कि बोलता है कन्विक्शन इज रिपीटेड फॉर सेम ऑफेंस अगेन विद इन 2 years ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन। मतलब कि अगर आपने कोई गलती की है, आपको सजा हुई उस गलती के लिए, अब आप अगले 2 साल के भीतर भीतर सेम गलती दोबारा से अगर रिपीट करते हो तो किस सेक्शन के तहत उस तहत जो है तो उस गलती का आपको जो है तो पनिशमेंट सुनाया जाएगा, और वो भी डबल करके सुनाया जाता है ना, ऐसे अगर रिपीट करते हो तो डबल करके सुनाया जाता है। तो किस सेक्शन में ये बात कही गई है, 71, 72, 73 या 74 में कही गई है। तो इस बारे में बात किस सेक्शन में कही गई है, सेक्शन नंबर 74 में इस बारे में बात कही गई है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा हम अपना एक्ट देख लेते हैं, एक्ट में क्या बात कही गई है हमारे सेक्शंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आपका एक पूरा लिस्ट बना के दिया गया है, ठीक है, माइनिंग एंड ऐप पे पूरा ये इस टाइप का लिस्ट है जो आपका लेक्चर है उसमें, कि 63 में ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब बंदे इंस्पेक्टर को आप किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकते, उसको फैसिलिटीज देने से मना नहीं कर सकते। 64 में बोलता है कि फॉल्स रिकॉर्ड्स या फॉल्स स्टेटमेंट्स नहीं करने हैं, ठीक है, या आप फॉल्स सर्टिफिकेट नहीं देंगे प्लान्स को, है ना, फॉल्स प्लान्स नहीं बनाएंगे। 65 में बोलता है कि आप फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं देंगे, सेक्शन 43 के तहत जो देना है आपको। 66 में बोलता है कि आप जो प्लान है वो और या नोटिस है जो रिपोर्ट है उसको रेगुलरली अपडेट रखे रहेंगे, नहीं तो 1000 रुपए का जुर्माना लग जाएगा आपके ऊपर। अगर आप लेबर का जो माइंस में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग अगर कोई नियम है और उसको तोड़ते हैं आप, तो सेक्शन 67 में उस आपको जो है तो सजा सुनाई जाएगी, सेक्शन 67 के तहत। बिलो 18 ईयर्स एज के बंदे को अगर आप एम्प्लॉयमेंट देते हो माइंस में तो 68 के तहत आपको सजा सुनाई जाएगी। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर मतलब कि माइंस में अगर मैनेजर को अपॉइंट करने में आप फेल हो जाते हो तो सेक्शन 69 आता है वहां पर, ठीक है। एक्सीडेंट या इंजरी से रिलेटेड जो भी बातें रहती हैं, ठीक है, बेसिकली एक्सीडेंट की जो नोटिस है, और नोटिस को बोर्ड पे जो नोटिस लगाई जाती है एक्सीडेंट की, या फिर अगर आप रजिस्टर नहीं मेंटेन कर पाते तो एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी आपका गलतियां होती हैं तो उसको जो है तो सेक्शन 70 के तहत जो है तो सजा दी जाती है। 72A, B एंड C में जो है तो आपका ये किसके लिए हो जाता है, 72 वाला, ये पूरा का पूरा आपका कुछ प्रोविजंस हो गए, या आपने कोई ऑर्डर का बात कर लिया, या फिर किसी की लाइफ चली गई है, ठीक है, तो अलग अलग, या किसी की सीरियस बॉडीली इंजरी हो गई है ना। 72C में तो सीधे सीधे आपकी लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ, सीरियस बॉडीली इंजरी या कोई भी इंजरी के केस में जो है तो आपको सजा सुनाई जा सकती है, अगर आपने किसी भी जानबूझकर किसी को जो है तो या फिर अनजाने में ही सही, लेकिन आपके कारण अगर किसी को इंजरी हुई है तो आपको सजा सुनाई जाएगी, ठीक है। और अगर आप सेकंड टाइम रिपीट करते हो उसी चीज को तो आपकी पनिशमेंट को डबल कर दिया जाएगा,
ठीक है। 73 में बोलता है कि अगर कोई पेनल्टी या प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है लॉ में तो उसको हम जो है तो 73 के तहत जो है तो सजा देंगे। और अगर रिपीट होता है इनमें से कोई भी ऊपर जितने भी हमने ऑफेंसेस पढ़े उनमें से कोई भी ऑफेंस विद इन 2 ईयर्स अगर दोबारा से रिपीट करते हैं आप, तो आपकी पनिशमेंट को डबल कर दिया जाएगा। जो पहली पनिशमेंट थी जस्ट उससे डबल पनिशमेंट आपकी हो जाएगी। तो ये जो जितने भी जुर्माने हैं ये आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वाले में सीधे सीधे बढ़ गए हैं। ठीक है, ये सब बढ़ा दिए गए हैं। तो इनको ध्यान में रखना है कि भाई बढ़े भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। क्योंकि इसी चीज में सबसे ज्यादा चेंजेस हुए हैं। पेनल्टीज को कहीं 10 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 4 लाख, 2 लाख इस टाइप से कर दिया गया है। अब पहले के जमाने के हिसाब से 2-3 हजार रुपए नहीं रह गया। ठीक है, तो इतने एमसीक्यूज थे। बिल्कुल आपका रूल्स का भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब मुझे आज थोड़ा सा और मतलब लास्ट है मेरा आज काम का, क्या कहते हैं, बेसिकली आपके जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस थे, जो सिलेबस था ओवरमैन के हिसाब से, माइनिंग सरदार का तो कंप्लीट हो चुका है। अब ये होता है कि भाई बिल्कुल हो जाएगा सागर। मैं आज फ्री हो जाऊं थोड़ा एक काम से, जैसे ही आपके सारे वीडियोस अरेंज हो जाते हैं सही तरीके से